दृष्टा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण जो भर्ती आने वाली है और आज हम लोग बात करते हैं, तो आज हम लोग 24 फेब में हैं और 25 फरवरी यानी कि कल नोटिफिकेशन आ जाएगा जूनियर सुपर टेट का। और जैसा कि मेरे सभी स्टूडेंट जानते हैं कि जूनियर सुपर टेट जो बच्चे मेरे जो टेट क्वालिफाइड हैं जूनियर का, उनके लिए कई वर्षों के बाद ये वैकेंसी आई है कि आप जूनियर सुपर टेट दे सकते हैं। और वो भी हालांकि वैकेंसी कम है, मैं ये कहता हूं कि वैकेंसी कम है। जैसा कि पिछले कई दिनों से, कई महीनों से ये चल रहा था कि स्कूल्स की संख्या जितनी है उससे ज्यादा वैकेंसी आएंगी, जो एडेड स्कूल हैं, इंटर कॉलेज हैं। पर गवर्नमेंट की अपनी इच्छा हो सकती है, अपने मानक हो सकते हैं, उसके आधार पर उन्होंने कुल लगभग हम कह सकते हैं कि 1,500 लगभग वैकेंसी उन्होंने निकाली है। और कुछ उसमें अलग से प्राचार्य जो पद होता है, प्रधानाचार्य पद होता है, उसकी वैकेंसी निकाली है। लेकिन अगर मैं कहूं तो मेरे जो स्टूडेंट जो इंग्लिश के हैं, जो भाषा के स्टूडेंट हैं, उनके लिए मैं ये कह सकता हूं कि ये एक बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यदि आप जूनियर सुपर टेट पास हैं, आपने यदि जूनियर सुपर टेट पास कर रखा है, आपके पास इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट है टीचिंग में, बीएड टीचिंग में, या आपका कॉम्बिनेशन इंग्लिश से बना हुआ है, तो ऐसे मेरे भी जितने स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको लगातार मैं कहता हूं, एक शब्द बोलता हूं कि प्रॉमिस करता हूं, यदि आप मेरे चैनल से लास्ट तक जुड़े रहेंगे, मेरे प्रत्येक वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको कहीं और जाने आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से मैक्सिमम जो तैयारी है वो कराऊंगा। मैं फिर शब्द यूज कर रहा हूं, मैक्सिमम। मैं ये नहीं कहता कि मैं पूरी तैयारी कराऊंगा, मैं ये भी नहीं कहता कि मैं जितना पढ़ाऊंगा उससे बाहर का कुछ नहीं आएगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जितना मैं पढ़ाऊंगा मैक्सिमम चीजें उसी में से पूछी जाएंगी। ठीक है ना साहब? हम सबको पता है कि पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है। पेपर में हमारा 50 नंबर का, जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 50 नंबर का लिटरेचर और 50 नंबर का ग्रामर आएगा। अब चूंकि आप जूनियर टेट क्वालिफाई हैं, जब आप जूनियर सुपर टेट का फॉर्म डालेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे किसी भी स्टूडेंट को ग्रामर में कोई विशेष प्रॉब्लम होगी। और अगर आपको ग्रामर में भी प्रॉब्लम है तो भी आप मेरे चैनल के जो गैलरी है उसमें जाकर आप ग्रामर का भी अध्ययन कर सकते हैं। अभी मुझे थोड़ा सा समय कम मिल पा रहा है, इसलिए मैं ग्रामर के वीडियो अभी कुछ दिनों से मैंने नहीं दिए हैं, लेकिन मैं 1-2 दिन के बाद तुरंत ग्रामर के वीडियो भी स्टार्ट करूंगा। लिटरेचर ग्रामर पर डे मैं 2-2 वीडियो दूंगा, एक लिटरेचर का, एक ग्रामर का। और इसीलिए मैंने एक सीरीज कल से आरंभ की थी कि जो आपके मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं इंग्लिश लिटरेचर के, उनसे संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि कई बार आपके कॉम्पिटिशन्स में पूछे जा चुके हैं, उनकी मैं सीरीज लेकर आऊंगा। और उनके लिए माध्यम और उसी क्रम में मैंने कल एक वीडियो दिया था, आज फिर चौसर साहब से कनेक्टेड एक और वीडियो मैंने आपको दिया। लेकिन चूंकि हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं, तो जब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की मैं बात करता हूं, तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर यानी कि पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में मैं अब तक प्री रोमांटिक एज, जो नियो क्लासिकल एज है, वहां तक मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अलग अलग वीडियोस दे चुका हूं। और आज इसी क्रम में मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं तो द रोमांटिक पीरियड, और इसके साथ मैंने एक चीज जोड़ी है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में, वैसे मेरी आदत है कि मैं वीडियो के माध्यम से आपको उस पीरियड के बारे में बताता हूं और उसके मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑथर्स के विषय में बताता हूं, राइटर्स के विषय में, पोइट्स के विषय में बताता हूं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जनरल इंट्रोडक्शन दूंगा रोमांटिक पीरियड का,
और रोमांटिक पीरियड के साथ साथ आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। मैं आज के इस वीडियो में आपको रोमांटिक एज से कनेक्टेड जो मुख्य पोएट्स हैं, मुख्य नॉवेलिस्ट हैं, जो एसेइस्ट हैं या जो ड्रामेटिस्ट हैं, उनके विषय में नहीं बताऊंगा, क्योंकि कई स्टूडेंट्स मेरे ये कहते हैं कि सर वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, पढ़ने के लिए समय कम है, तो मुझे उनका भी ध्यान रखना है, लेकिन फिर भी इतना समझाने के लिए भी मेरा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो मैं उसके लिए बस इतना कह सकता हूं कि यदि अच्छा पढ़ना है तो समय तो देना पड़ेगा। अच्छा पढ़ना है, बेस्ट क्वालिटी का पढ़ना है तो थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा। अभी मैंने यहाँ आपको पास कई ऐसे चैनल से आप जुड़े हो सकते हैं जहां पीछे आपके लिए बढ़िया सा एक बोर्ड लगा होगा, इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ होगा, ठीक है ना। अभी मैंने वो नहीं किया है, लेकिन मैं जानता हूं कि यदि आपका सपोर्ट मुझे ऐसा ही मिलता रहे, जैसे आप मेरी वीडियोस को प्रेम देते हैं, लाइक कमेंट शेयर करते हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्दी मैं भी आपके लिए इसी प्रकार की सभी व्यवस्थाएं कर दूंगा। बस आप मेरी वीडियोस से जुड़े रहिए, वीडियोस को अंत तक देखिए, ठीक है ना। पूरी तैयारी में आपको इसमें कराऊंगा। तो यहां हम रोमांटिक पीरियड और फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। तो कल का जब मैंने आपको वीडियो दिया था, जिसको हमने प्रेक्यूसर्स ऑफ रोमांटिक एज के नाम से जाना था, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन के नाम से जाना था, एज ऑफ सेंसिबिलिटी के नाम से जाना था, एज ऑफ ट्रांजिशनल एज के नाम से जाना था, उसके बाद जो एज आता है हमारा, वो एज हमारा चला था 1798 तक। कब तक चला था साहब? 1798 तक। 1798 से अंग्रेजी साहित्य में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होता है और वहां से एक नया एज हमारे अंग्रेजी साहित्य में आरंभ हो जाता है, जिसको कि रोमांटिक पीरियड कहा जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम रोमांटिक पीरियड के टाइम पीरियड की बात करेंगे, तो इसको हम कहेंगे 1798 टू 1837। पहले तो आप टाइम याद कर लीजिए। पहला काम आप क्या करेंगे कि साहब टाइम याद करेंगे कि रोमांटिक पीरियड कब से स्टार्ट हुआ। उन्होंने कहा 1798 से, और कब तक चला? उन्होंने कहा 1837 तक चला। ठीक, पहली बात तो आपने ये याद की। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि आखिरकार ये पीरियड, मैंने अभी जो जैसे बोला था कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंसिडेंट घटित हुआ इस समय पर, और वो इंसिडेंट के कारण पूरा एक पीरियड चेंज हो गया, और वो तो जो पूरा पीरियड चेंज हुआ, अब हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। 1798 में एक बुक पब्लिश होती है जिसका नाम है लिरिकल बैलेड्स। क्या नाम है साहब? लिरिकल बैलेड्स। इस लिरिकल बैलेड्स को दो राइटर्स ने एक साथ लिखा, और जो राइटर्स ने एक साथ लिखा उनके नाम हैं, एक है हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है साहब, और दूसरे हमारे जो को ऑथर हैं इसके, उनका नाम है एसटी कॉलरिज। तो इन दो राइटर्स ने इस बुक का पब्लिकेशन कराया, साथ में मिलकर कलेक्शन ऑफ पोइम्स लिखी। कलेक्शन ऑफ पोइम्स यानी कि पोइम्स के समूह संग्रह को लिखा, और उसको जो पब्लिश कराया तो उसका नाम लिखा लिरिकल बैलेड्स। किस किसने साहब? विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलरिज ने। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि which is the incident which is responsible for the starting of romantic period, and the answer is the publication of lyrical ballads। यानी कि जो लिरिकल बैलेड्स का पब्लिकेशन हुआ वह आपके लिए रोमांटिक एज अंग्रेजी साहित्य में लेकर आया। को ऑथर्स कौन कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलरिज। ठीक, यहां मैंने आपको बताया कि आखिरकार ये एज आरंभ कैसे हुआ
और क्यों हुआ। ठीक, जब हम बात करते हैं इस पीरियड की, तो जब 1798 से ये पीरियड आरंभ होता है और 1837 में इंग्लैंड की महारानी बनती है क्वीन विक्टोरिया। कौन बनती है साहब? क्वीन विक्टोरिया। और कब ये थ्रोन पर बैठती है? 1837 में। तो साहब 1798 से 1837 तक का जो टाइम पीरियड है उसको क्या नाम दिया गया? रोमांटिक पीरियड उसको कहा गया, रोमांटिक एज कहा गया। ठीक है ना साहब? यानी कि लिरिकल बैलेट के पब्लिकेशन से लेकर रानी विक्टोरिया के थ्रोन पर बैठने तक के समय को अंग्रेजी साहित्य में रोमांटिक एज कहा गया है। यह तो बात मैंने आपको बताई कि रोमांटिक पीरियड क्या है। मैं सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन आज के वीडियो में दूंगा, जैसा कि मैंने बताया है। मैं पोइट्स के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं राइटर्स के बारे, मैं आपको ड्रामेटिस्ट के बारे में नहीं बताऊंगा, एसेइस्ट के बारे में आज के वीडियो में नहीं बताऊंगा। ठीक है ना? क्योंकि रोमांटिक पीरियड बहुत इंटरेस्टिंग पीरियड है। मैं आपको अलग अलग इसके पार्ट्स दूंगा। आज सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन, फिर पोइट्स के बारे में बताऊंगा और उसके बाद नॉवेलिस्ट, ड्रामेटिस्ट और एसेइस्ट के बारे में बताऊंगा। तो अब दूसरी बात मैंने इसमें जोड़ी है साहब, वो है आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्या है साहब? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल व्यू पॉइंट की, तो पॉलिटिकल व्यू पॉइंट से भी ये समय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां तक आप प्लीज इसको स्क्रीनशॉट में लेते रहिए। ठीक है ना? क्या महत्वपूर्ण बात है? 1798 में ये पीरियड स्टार्ट होता है, 1837 तक ये पीरियड चलता है। 1798 में लिरिकल बैलेट्स पब्लिश होती है, जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, जिसमें कि विलियम वर्ड्सवर्थ साहब और एस टी कॉलिंस दोनों ने मिलकर इसको लिखा है। और ये कब तक पीरियड चलता है? उन्होंने 1798 यानी लिरिकल बैलेट के पब्लिकेशन से लेकर क्वीन विक्टोरिया जब 1837 में सिंहासन पर बैठती हैं, यानी कि इंग्लैंड की शासन सत्ता को संभालती हैं, तब तक ये पीरियड चलता है। ठीक है साहब? उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको इसमें दो चीजें बताऊंगा। तो दूसरा आता है आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है? फ्रांस की क्रांति। हम सबने इसको पढ़ा है, सुना है, लेकिन इसका अंग्रेजी साहित्य पर भी बहुत बड़ा असर है। तो अब मैं आपको इसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लेकर जाता हूं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। अगर पॉलिटिकल व्यू पॉइंट से देखा जाए तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वह उस समय का सबसे बड़ा पॉलिटिकल इवेंट था। तो मैं यहां ये चीज लिख दे रहा हूं, द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल इवेंट। अगर उस टाइम की बात करें तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था? ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल इवेंट था। ठीक। अब रोमांटिसिज्म की बात करें तो रोमांटिसिज्म जो है वह, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, जब प्रेक्यूसर्स, मतलब पिछले वीडियो में बताया था कि जब प्रेक्यूसर्स ऑफ रोमांटिक एज की बात करते हैं, प्री रोमांटिक एज की बात करते हैं, तो लेखक जो थॉमस ग्रे साहब थे, चाहे वो विलियम ब्लैक थे, उन्होंने क्या किया कि जो क्लासिकल राइटिंग थी उसको एक नया आयाम दिया। नया आयाम कैसे दिया? एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज पर जो लेखनी होती थी उसकी जगह उन्होंने इमेजिनेशन पर लेखनी आरंभ कर दी। जो लेखनी एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी के लिए होती थी उसको वो कॉमन पीपल के लिए लेकर आए, कॉमन मैन के लिए लेकर आए, कॉमन सब्जेक्ट पे उन्होंने लिखा, ग्रामीण जीवन पर लिखा। तो ये सभी चीजें परिवर्तन लेकर आए। चलिए ठीक, वो तो अलग मैटर हो गया। जब हम रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये रिवॉल्यूशन ऐसा था जिस रिवॉल्यूशन को कॉमन मैन ने आरंभ किया। किसने आरंभ किया साहब? कॉमन मैन ने इस रिवॉल्यूशन को आरंभ किया। किसने आरंभ किया साहब? कॉमन मैन ने। ठीक। अगर हम कहें तो ये पहला ऐसा रिवॉल्यूशन था यूरोप में जिसको कि आरंभ करने वाले कोई बड़े लीडर्स नहीं थे, कोई बड़े शासक नहीं थे, कॉमन मैन।
साधारण से व्यक्ति जो थे उन्होंने इस रिवॉल्यूशन को आरंभ किया, कॉमन मैन ने इस रिवॉल्यूशन को आरंभ किया। और कॉमन मैन ने किसके खिलाफ आरंभ किया इसको? उन्होंने कहा कि अगेंस्ट रॉयल पावर। कॉमन मैन ने रिवॉल्यूशन आरंभ किया, विद्रोह आरंभ किया, वो भी किसके विरोध में? उन्होंने कहा रॉयल पावर के विरोध में ये विद्रोह उन्होंने आरंभ किया। अब बड़ी बात यह है कि ये रिवोल्ट आखिरकार हुआ क्यों? तो ये रिवोल्ट जो था इसने कॉमन मैन को, ये रिवोल्ट जो था उसने कॉमन मैन को एक चीज से उसका परिचय कराया, और वो परिचय था उसकी पावर को। कॉमन मैन को उसकी पावर से परिचय कराने का काम इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने किया। हमारी हिंदी में एक मूवी आई थी, बॉलीवुड की मूवी, कुछ समय पहले, उसमें एक डायलॉग था, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। क्या आया था? डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। लेकिन अगर हम बात कॉमन मैन की बात करते हैं, यूरोप की बात करते हैं, तो यूरोप में जो ये टाइम पीरियड है आपका 1798 से 1837, तो इससे पहले कॉमन मैन को अपनी पावर की कोई जानकारी नहीं थी साहब। वो तो सिर्फ ये सोचता था कि जो मोनार्च है हमारे, हम तो उन्हीं के रैनो परम पर पल रहे हैं, खा रहे हैं और जी रहे हैं। लेकिन ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ, इसने कॉमन मैन को उनकी पावर से परिचय कराया। ठीक है साहब। और अब मैं यहां फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है इसका आरंभ जो हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है उसका बिगिनिंग जो है, उसकी स्टार्टिंग जो है, वो आपकी होती है 14 जुलाई 1789 को। कब हुई साहब? 14 जुलाई 1789 को। ठीक है ना साहब। अब आप कहेंगे सर 1798 में तो इसका आरंभ हुआ, काय का? ये रोमांटिक पीरियड का, और ये हो गया स्टार्ट 1789 में ही। तो फिर इसका प्रभाव क्या था? क्या मतलब है फ्रेंच रिवॉल्यूशन और रोमांटिक पीरियड को एक साथ करने का? तो साहब मैं ये कहता हूं कि अभी मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा फिर मैं इसका संबंध आपको जोड़ता हुआ चला जाऊंगा, क्योंकि परिवर्तन यहां से हुआ। और जब हम बात करते हैं ट्रांजिशनल एज, जिससे पहले वाले की, तो ट्रांजिशनल का मतलब मैंने कल समझाया था पिछले वीडियो में कि परिवर्तन। ठीक है ना साहब। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है 14 जुलाई 1789 को। और ये स्टार्ट कैसे हुआ? स्टार्ट ऐसे हुआ कि एक प्रिजन है जिसका नाम है बेस्टिल प्रिजन। क्या नाम है साहब? बेस्टिल प्रिजन। इस बेस्टिल प्रिजन पर एक मॉब, जो कि कॉमन मैन का मॉब था, यानी कि आम लोगों की भीड़ थी, उसने इस बेस्टिल प्रिजन पर हमला किया। क्या किया साहब? उस बेस्टिल प्रिजन पर क्या किया? हमला किया। और जितने भी इस बेस्टिल प्रिजन में लोगों को राजा ने दंड स्वरूप जेल में डाला था, उन सबको उस जेल से मुक्त करा दिया। बेस्टिल प्रिजन पर हमला किया और उस जेल में जितने भी आम व्यक्ति थे, कॉमन मैन थे, उसको उस प्रिजन से मुक्त करा दिया। जब मुक्त करा दिया तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन यही नहीं समाप्त हुआ। इसके बाद इन्होंने क्या किया? कॉमन मैन ने, कि जो रॉयल फैमिली थी, कौन सी फैमिली थी साहब? इंग्लैंड की रॉयल फैमिली जो थी, उनके सभी सदस्यों की हत्या कर दी। क्या कर दी? रॉयल फैमिली के सभी सदस्यों की हत्या कर दी, जिसको हम कह सकते हैं मैसकेयर किया। क्या किया? मैसकेयर किया। काय का? उन्होंने कहा साहब रॉयल फैमिली का,
और रॉयल फैमिली से जुड़े हुए जितने लोग थे उन सबकी सामूहिक रूप से हत्या कर दी, और इस कारण से इसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहा गया, फ्रांस की क्रांति कही गई, क्योंकि इस क्रांति से आम व्यक्तियों को अपनी एक पहचान मिली। क्या मिली साहब? पहचान मिली। अब जब हम रोमांटिक एज का लिटरेचर पढ़ते हैं, मैंने कहा अभी मैं जोड़ूंगा दोनों चीजों को आगे, तो जब रोमांटिक लिटरेचर की बात करते हैं, रोमांटिक एज की लिटरेचर की बात करते हैं, तो उसमें भी कॉमन मैन के लिए कविताएं लिखी गई, साहित्य कॉमन मैन के लिए लिखा गया। उसमें हीरो कोई राजा को नहीं बनाया गया, कोई एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के सदस्यों को नहीं बनाया गया, बल्कि उसमें मुख्य रूप से विषय वस्तु के रूप में किसको चुना गया? कॉमन मैन को चुना गया। तो जब कॉमन मैन पावर में आया, और कब से आया? जब से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव, यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बहुत बड़ा प्रभाव जो है वो काय पर पड़ा? रोमांटिक एज के लिटरेचर पर पड़ा। काय पड़ा? रोमांटिक एज के लिटरेचर पर पड़ा। तो जब हम रोमांटिक एज के लिटरेचर की बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको जनरल इंट्रोडक्शन देने वाला हूं, तो रोमांटिक एज के लिटरेचर की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है लव एंड ट्रीटमेंट ऑफ नेचर। लव एंड ट्रीटमेंट ऑफ नेचर का मतलब ये हुआ कि रोमांटिक एज के जो भी राइटर्स हैं उन्होंने अपना प्रेम प्रदर्शित किया कैसे? नेचर से। अपनी कविताओं में क्या किया? अपनी लेखनी में काय का प्रयोग किया? उन्होंने कहा साहब नेचर का प्रयोग किया, भरपूर मात्रा में किया। विलियम वर्ड्सवर्थ वर्शिपर ऑफ नेचर कहे गए इसी कारण से, क्योंकि इन्होंने क्या किया? इन सभी लेख कौन है? अपनी पोइट्री के माध्यम से, अपनी राइटिंग के माध्यम से सिंपल एंड नेचुरल लाइफ को जिक्र अपनी कविता के माध्यम से किया, जो कि नियो क्लासिकल एज की 18वीं शताब्दी की जो कविताएं थी शुरुआत की, उनमें कदापि नहीं होता था। दूसरा इन्होंने काम किया सब्जेक्टिविटी। दूसरा हमें क्या मिलता है? अगर हम बात करें रोमांटिक पीरियड की पोएम्स की, तो हमें मिलती है सब्जेक्टिविटी की चीजें। अब उन्होंने कहा सब्जेक्टिविटी क्या है? तो सब्जेक्टिविटी ये है कि साहब जो अलेक्जेंडर पोप के टाइम के जो पोइट थे वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट पर कविताएं लिखते थे। काय पर लिखते थे? ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्टिव रियलिटी को शो करते थे, यानी कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी को शो करते थे। जबकि जब हम बात करते हैं रोमांटिक एज की पोइट्स की, तो रोमांटिक एज के पोइट जो हैं उनकी कविताएं जो है वो काय के आधार पर हैं? उन्होंने कहा साहब फीलिंग्स के आधार पर, उन्होंने कहा साहब इमेजिनेशन के आधार पर, उन्होंने कहा साहब इमोशंस के आधार पर। काय के आधार पर? इमोशंस के आधार पर। तो दूसरा चेंज क्या हो गया? सब्जेक्टिविटी में। जो क्लासिकल एज के पोइट हैं, जो अलेक्जेंडर पोप के जो फॉलोअर्स हैं, उन्होंने क्या किया? कविताएं काय पर लिखी? ऑब्जेक्टिव रियलिटी पर। जबकि रोमांटिक एज के पोइट्स ने क्या किया? सब्जेक्टिव रियलिटी पर कविताएं लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी फीलिंग्स को बयां किया, इमेजिनेशंस को बयां किया, और साथ ही साथ इमेजिनेशन को बयां किया, इमोशंस को बयां किया। तीसरा जो आता है वो आता है सिंप्लिसिटी। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो आती है सिंप्लिसिटी को लेकर। अब सिंप्लिसिटी क्या है? सिंप्लिसिटी का मतलब यह है कि जो अलेक्जेंडर पोप के फॉलोअर थे उन्होंने आर्टिफिशियल डिक्शन का इस्तेमाल किया है। क्या का किया है? आर्टिफिशियल डिक्शन का यूज किया अपनी पोएम के माध्यम से। और भैया जो हमारे जो राइटर्स हुए जो रोमांटिक एज के थे, उन्होंने क्या किया? सिंपल रस्टिक लाइफ एंड डिक्शन का यूज किया है। यानी कि रोमांटिक पीरियड की
अगर हम लेखनी की बात करें और उसकी जब कंपैरिजन करते हैं हम क्लासिकल एज और द फॉलोअर्स ऑफ पोप के साथ, तो जब पोप की जो राइटिंग है उसमें आर्टिफिशियल डिक्शन देखने को मिलता है, जबकि हमारे जो रोमांटिक पीरियड के लेखक हैं उन्होंने सिंपल रस्टिक लाइफ और डिक्शन का यूज किया है, यानी कि साधारण ग्रामीण जीवन को व्यक्त किया और उन्हीं की भाषा शैली का इस्तेमाल भी किया है साहब। उसके बाद आता है लव ऑफ मिडिल एजेस, चौथा लव ऑफ मिडिल एजेस। जब हम बात करते हैं लव ऑफ मिडिल एजेस की, मेडिवियल टाइम की, तो कहने का तात्पर्य यह है कि अधिकतर जो पोइट्स हुए रोमांटिक एज में, उन्होंने जो लेखनी लिखी वो मिडिल एजेस को ध्यान में रखते हुए लिखी। चाहे हमारे वो जॉन कीट्स हो, चाहे वो पीबी शैली हो, उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से, हालांकि वो पोएट थे आपके 18th सेंचुरी के, लेकिन 18th सेंचुरी के होने के बावजूद भी उनकी लेखनी में हमें मिडिल एजेस यानी कि मध्यकाल देखने को मिलता है। चाहे वो ग्रीक से प्रेम हो, चाहे वो पुरानी चीजों से प्रेम हो, और ये सभी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। उसके बाद अगर हम पांचवा डिफरेंस करें जो कि महत्वपूर्ण है और जो कि रोमांटिक एज को रोमांटिक बनाता है, तो उसके पीछे एक और हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है और वो है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन। क्या आता है साहब? जो रोमांटिक एज के पोएट हैं वो क्या करते हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन देते हैं। अब इंपॉर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन का क्या मतलब हुआ? यानी कि ये ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने अपनी लेखनी में इमेजिनरी वर्ल्ड को प्रदर्शित किया है, इमेजिनेशन को प्रदर्शित किया है, और इसमें सबसे बड़े लेखक आते हैं हमारे जॉन कीट्स और पीबी शैली, जिन्होंने की अपनी राइटिंग के माध्यम से कल्पना को व्यक्त किया है। और जॉन कीट्स तो हमारा ये तक कह देता है इमेजिनेशन इज बेटर देन रियलिटी, यानी कल्पना जो होती है वो वास्तविकता से अधिक खूबसूरत होती है। तभी वो जब बात करता है, पोएम लिखता है ओड ऑन ए ग्लेशियर अर्थ, तो साहब कह देता है हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। अब समझना इमेजिनेशन और रियलिटी में अंतर क्या है। वो कहता है हर्ड मेलोडीज आर स्वीट, जिन गीतों को सुना गया वो स्वीट हैं, सुखद हैं, क्योंकि जिनको सुन लिया गया वो क्या है? वास्तविक है साहब, रियलिटी है। बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, लेकिन जिनको सुना ही नहीं गया वो और भी अधिक क्या है? मधुर है। यानी कि जिन गीतों को सुना गया वो मधुर है, लेकिन जिन गीतों को सुना ही नहीं गया वो और भी अधिक मधुर है, क्योंकि जिन गीतों को सुना नहीं गया उनके लिए शब्द इस्तेमाल होगा इमेजिनेशन, और जिन गीतों को सुन लिया गया उनके लिए शब्द इस्तेमाल होगा रियलिटी, यानी कि वास्तविकता। तो आज के इस वीडियो में मैंने अपनी तरफ से भरकस प्रयास किया है कि आपको रोमांटिक पीरियड समझाने का प्रयास कर सकूं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन समझाने का प्रयास कर सकूं। हालांकि ये ऐसे विषय हैं जिस पर कि मैं जितना आपको समझाऊं वो कम होगा, क्योंकि 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट में ये टॉपिक समाप्त होने वाले नहीं है। फिर भी आज के इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन देने का प्रयास किया है, जो कि रोमांटिक एज और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से संबंधित आता है। और आगे के वीडियोस में मैं आपको बाकायदा जो रोमांटिक एज के पोइट्स हैं, रोमांटिक एज के प्रोज राइटर्स हैं, रोमांटिक एज के ड्रामेटिस्ट हैं और नॉवेलिस्ट हैं, उनके बारे में भी मैं आपको वीडियोस दूंगा। एक बार पुनः मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे वीडियोस को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।